या तो असेंबली के अंदर झड़प हुई हो, बात कुछ और है, असेंबली हॉल के बाहर झड़प हो रही है, पब्लिक जाके अटैक कर रही है। अगर एक बंदा ऐसा सेक्रेटरीट के अंदर सेफ नहीं है, तो फिर जो जीवल में मर्डर हुआ, प्रेमनगर में मर्डर हुआ, सिटी में इस तरीके से धड़ल्ले से क्राइम हो रहा है। कटरा का जो हमारा इतना रिलीजियस स्थान है, वहां पे अगर आसपास की शराब की दुकानें खोली गई है, वो चेक करो किसके दौर में खोली गई है। अगर मेरे दौर में खोली गई है, मैं ही फिर सवाल नहीं ना कर सकता हूं। अगर एलजी बीजेपी का था, एलजी के शासन में शराब की दुकान खोली गई ऐसी जगह पे जहां पे नहीं खुलनी चाहिए थी, फिर बीजेपी का एमएलए कैसे क्वेश्चन कर सकता है? जम्मू में जो महाराजा ने दिया था वो सारा छीन लिया। जम्मू में जो रणबीर पैनल कोड लगा हुआ था, स्पेशल लॉ था हमारे नाम का, वो डिलीट करके आईपीसी में तब्दील कर दिया। तुम एक साइड से बोलते हो हम महाराजा के फेवर की बात कर रहे हो, दूसरी साइड से महाराजा की दी हुई हर चीज को छीन रहे हो। हमने जल जीवन में इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, लास्ट पे जब फाइनलाइज हुआ जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर टोटल फेल है। ये ठोक के बजा के मैं बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जल जीवन मिशन फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास सोर्स होना चाहिए पानी का, और जहां पे पानी की सोर्स के लिए पाइपें बिछाई गई वहां पानी ही नहीं मिलती। एक डीसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है, डीसी है ही हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट है, अगर हमें नहीं मिलेगा फिर किसको मिलेगा? इतनी कौन सी मीटिंग्स तुम ऑनलाइन करते हो कि तुम्हें पब्लिक भूल ही जाती है। मतलब ग्राउंड पे डीसी साहब, डीसी मैडम जो है वो, मुझे तो अभी तक जीरो उनका परफॉर्मेंस दिखा, लोगों से कोई मुलाकात नहीं, कोई आगे पीछे टूर नहीं। आपको कोई सर्वे, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक डीलिंग होना जरूरी है। बिल्कुल, जब तक पब्लिक को आप सुनोगे नहीं, आपको क्या पता चले कहां पे लूपहोल, आपको क्या पता चले कहां पे करप्शन हो रही, आपको क्या पता चले कहां पे प्रोजेक्ट रुके हुए। मेरा मिशन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी की तरफ से जो पैसा सैंक्शन हो रहा है गुलाबगढ़ के लिए, वो पैसा जमीनी सतह पे लगे। क्योंकि जब जल जीवन मिशन को आप लेके जो आने वाले 50 सालों का प्रोजेक्ट है, आने वाले सालों 50 साल तो छोड़ो, आज ही अगर हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले 50 साल कैसे चलेगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं जाके चेक करूं, चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें, पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी, जो भी ब्लॉक के काम हो रहे हैं या जल जीवन मिशन के हैं, इन सबको मैं मॉनिटर करूं, जरा जो मटेरियल सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, अब गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में इस समय असेंबली जो है वो WWE की जो इस समय चैंपियनशिप बनी हुई है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लड़ाई और मुद्दे जो लोगों को लेकर बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। 3 दिन से लगातार जंग एक किस्म की लगी हुई थी, क्योंकि पीडीपी के एमएलए उसमें, और उसके बाद भाजपा के एमएलए पर जो है महराज मलिक जो है लगातार इल्जामात लगा रहे थे कि इनकी तरफ से ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो रोज बेरोजगारी जो ज्यादातर बढ़ चुकी है, जम्मू कश्मीर के नौजवान जो अगर आज बेरोजगारी पर हैं, तो उस पर जो है बीजेपी और पीडीपी पर इल्जामात जो है महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं डोडा से, तो वो लगातार इल्जामात लगा रहे थे। हमारे साथ खास मुलाकात पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट अयाज शेख साहब हैं। ये एडवोकेट भी हैं और लेकिन कांग्रेस के साथ पुराने उनके कार्यकर्ता भी हैं, इनसे बातचीत करना। देखो, जहां तक महराज मलिक साहब की बात है, वो 35 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को हरा के असेंबली तक पहुंचा है। जज्बात तो है इंसान में, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। बाकी बातें तो उसने सच बोली, चाहे उसने शराब के मुद्दे को उछाला। देखो, शराब की दुकानों में बढ़ोतरी कितनी की तुमने, कमीशन में बढ़ोतरी कितनी की, लाइसेंस देने के लाइसेंस पर फी में कितनी बढ़ोतरी की, लेकिन रेवेन्यू कम क्यों है? रेवेन्यू कम क्यों, ये बात तो जेन्युइन है। और एलजी के शासन में रेवेन्यू कम हुआ है, एलजी पे सवाल तो बनता है। अब जैसे कल परसों उसने जो मुद्दा उठाया कटरा का, जो हमारा इतना रिलीजियस स्थान है, वहां पे अगर आसपास की शराब की दुकानें खोली गई है, वो चेक करो किसके दौर में खोली गई है। अगर मेरे दौर में खोली गई है, मैं ही फिर सवाल नहीं ना कर सकता हूं। अगर एलजी बीजेपी का था, एलजी के शासन में शराब की दुकान खोली गई ऐसी जगह पे जहां पे नहीं खुलनी चाहिए थी, फिर बीजेपी का एमएलए कैसे क्वेश्चन कर सकता है? भाई, तुम्हारा एलजी था, तुम उसको उसमें लगाने क्यों दिया तुमने? या तुमने कितनी रिप्रेजेंटेशन, कितनी बार अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन को या एलजी को कि जनाब ये शराब की दुकानें यहां से हटा दो? उस टाइम तो तुमने किया नहीं। अब इस टाइम एनसी की गवर्नमेंट देख कर तुम क्वेश्चन रेज करोगे, पब्लिक तो सब जानती है, कटरा की आवाम क्या नहीं जानती है दुकान कब खुली और कैसे खुली? तब तो हर मोहल्ले में, हर गांव में, इवन के पहाड़ी इलाकों तक शराब की दुकानें, वहां प्रोटेस्ट हुए कि हमें शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। उस टाइम तो तुमने कोई स्टैंड लिया नहीं, उस टाइम तो तुम एलजी के साथ में खड़े हो गए। आज कैसे तुम सवाल कर रहे हो?
महराज जो मुद्दे उठा रहे हैं जेन्युइन उठा रहे हैं, जरूर मुद्दे उठा रहे हैं। अब थोड़ा सा हो जाता है जज्बाती ज्यादा। वो पीडीपी पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद पे इल्जाम लगाया कि वो एक जिनको है एक शेर की जिंदगी जीनी चाहिए थी, तो वो लास्ट में कुछ ऐसे इल्जाम लगे हैं। वो मेरा पर्सनल व्यू अगर देखोगे, जो इंसान इस दुनिया में चल बसा है, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसको इन डिबेट्स में नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए था। इस जगह पे आपको लगता है महराज मलिक करे? ये गलत है, ये स्टैंड महराज मलिक साहब का गलत है। और मैं दरख्वास्त करूंगा उससे, मेरा छोटा भाई की तरह है वो, असेंबली में गया है, उसने पब्लिक के मुद्दे रखने हैं, डेली वेजर्स की बात कर रहा है, हर जगह की बात कर रहा है। मुझे तो लगता है जम्मू के जितने मुद्दे हैं वो सब महराज मलिक ही इस समय उठा रहा है। ये तो अवाम देख रही है जनाब। जो 28 एमएलए 20 से 30 एमएलए बीजेपी के चुन के भेजे हैं, वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा रहे जिससे अवाम का भला हो। अब डेली वेजर्स की तुम आज बात करोगे, पिछले 10 सालों में तुमने डेली वेजर्स के लिए क्या किया? अगला बंदा सवाल तो करेगा, महराज वही तो पूछ रहा है, जनाब तुम किस मुंह से पूछ रहे हो हमें यहाँ क्या करने जा रहे हो? तुमने 10 साल में क्या किया? तुमने यूटी स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया, इतने बड़े स्टेट को तोड़ के बाइफरकेट कर दिया, उसको लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, जम्मू में जो महाराजा ने दिया था वो सारा छीन लिया, जम्मू में जो रणबीर पैनल कोड लगा हुआ था, स्पेशल लॉ था हमारे नाम का, वो डिलीट करके आईपीसी में तब्दील कर दिया। तुम एक साइड से बोलते हो हम महाराजा के फेवर की बात कर रहे हो, दूसरी साइड से महाराजा की दी हुई हर चीज को छीन रहे हो। तो इसमें एक चीज और भी देखी आपने कि कल जब लड़ाई हो रही थी, कुछ नेताओं के द्वारा ऑन मीडिया कह सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड गालियां गलौच भी की गई, गालियां दी गई शरेआम। आपने देखा भाजपा के कुछ, देखो ये अंदर जो कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी पब्लिक को तो अंदर असेंबली के अंदर आप जाने नहीं ना दे सकते हो। वो अंदर घुसे कैसे, ये सोचने की बात है। फिर अगर एक एमएलए पे अटैक हुआ है, अटैक करने वाला कौन है? या तो असेंबली के अंदर झड़प हुई हो, बात कुछ और है, असेंबली हॉल के बाहर झड़प हो रही है, पब्लिक जाके अटैक कर रही है। अगर एक बंदा ऐसा सेक्रेटरीट के अंदर सेफ नहीं है, तो फिर जो जीवल में मर्डर हुआ, प्रेमनगर में मर्डर हुआ, सिटी में इस तरीके से धड़ल्ले से क्राइम हो रहा है, मुश्किल हो रहा है बाहर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। किसी ने सोने की चैन पहनी है, उसको रास्ते में रोक के सोने की चैन छीनी जाती है। एक बार नहीं 1000 बार वारदातें हुई जम्मू में। सोना 2 किलो सोना चोरी हुआ जम्मू में, वो तो तुम्हें पता तक नहीं चला तब तक जब तक मर्डर नहीं हुआ उसका। अगर वो मर्डर नहीं हुआ तो वो गुत्थी भी तुमसे नहीं खुलती। इस टाइम पे पुलिस टोटल फेलियर है जम्मू में, कोई कंट्रोल नहीं है क्रिमिनल्स के ऊपर, और डर लग रहा है हर तीसरे बंदे को बाहर चलने में। हमारी बेटियां, बहू बेटियां, माएं सेफ नहीं है इस टाइम पे। तो एनसी ने चुप्पी साधी है, तो क्या लगता है कि एनसी को असेंबली में रेजोल्यूशन डालना चाहिए था वक्फ बिल पर, या नहीं डालना चाहिए था? वाहिद पारा ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि एनसी को जो है वक्फ बिल पर जो बात करनी चाहिए। आज कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, पीडी की तरफ से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो अब इस टाइम पे नेट रिजल्ट तो ये है ना, हमारी असेंबली जो है उसके पास पावर्स क्या है। हमारी असेंबली को डिफंक्ट कर दिया गया, पावर सारी स्नैच की गई है। अब छोटे मोटे जो काम करने बनते हैं वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई शक वाली बात नहीं। डेली वेजर्स के लिए एक स्टेप लिया है इस टाइम पे, एसआरटीसी बसेस में फीमेल्स को ठीक है 200 मीटर 200 यूनिट बिजली फ्री की है। लेकिन उसके लिए भी वो बोल रहे हैं कि मीटर लगाना जरूरी है। लेकिन ये तो बात सच है, मीटर लगेगा तभी पता चलेगा 200 हुए कि 300 यूनिट यूज हुए। लेकिन वो लिमिटेड, उसमें रेवेन्यू नहीं है यूटी के पास, रेवेन्यू नहीं है। हमारा रेवेन्यू सारा, हमारा जो खजाने हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो रेत है, बजरी है, या यहाँ पे जो भी माइनिंग का काम है, और भी जो जम्मू कश्मीर के सेंटर के पास है, सब सेंटर के पास है, या हमारे जो एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स हैं सब सेंटर के पास है। रेवेन्यू 80% सेंटर ले रहा है, बदले में हमें क्या दे रहा है ये देखना है। ये सवाल है। सिर्फ अनाउंसमेंट बीजेपी के द्वारा, या पीछे जो 10 सालों में देखोगे सिर्फ अनाउंसमेंट्स हुए, इतने 100 करोड़, उतने 100 करोड़, लेकिन उतने 100 करोड़ में से कितने पैसे जमीन पे लगाए गए और कितने मार्च में लैप्स करके पैसा वापस भेजा गया, इसको कैलकुलेट करो ना तो फिर पता चलेगा हमें हमारे हिस्से में आया क्या। और डेलिबरेटली ऐसा काम किया जाता है, ऐसी कंडीशन लिखी जाए, जल जीवन मिशन फेल क्यों हुआ? पहले तो उस पर कंडीशन रखी गई कि हाँ भाई ऐसा ठेकेदार होना चाहिए, A B C D, उसके ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उनकी कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर रहे हैं। फिर वो 4 बार एडवर्टाइज हुई 4 सालों में, और 4 सालों में अनाउंसमेंट करते रहे हमने जल जीवन में इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़। लास्ट पे जब फाइनलाइज हुआ जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर टोटल फेल है। ये ठोक के बजा के मैं बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जल जीवन मिशन
फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास सोर्स होना चाहिए पानी का, और जहां पे पानी की सोर्स के लिए पाइपें बिछाई गई वहां पानी नहीं है। वहाँ पानी नहीं है। जब पानी नहीं है, आप पाइपें बिछा के टैंक बना के उससे क्या साबित करना चाहते हैं? और जल जीवन मिशन में अभी सुबह से दौरे पे हूँ गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा नंबर 1 पे प्रोजेक्ट है कि मैं इस काम को चेक करूं कि जो काम हुआ है उसमें प्योरिटी कितनी है, उसमें आपने ईमानदारी से काम कितना किया है, और जो नहीं हुआ है वो पेंडिंग क्यों है। पिछले पार्लियामेंट सेशन में इस गवर्नमेंट से पहले जब था, यहाँ का एमपी जो था आज भी वही है, उसने तब बोला था 100%, दिल्ली एक्सचेंज के फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी, 100% डिस्ट्रिक्ट रियासी में जल जीवन मिशन कंप्लीट हो चुका है। 100%। और आज आरटीआई में दे रहे 90% जल जीवन मिशन कंप्लीट हो चुका है। और जहां तक जमीन की सतह की बात करोगे, 100 और 90 तो छोड़ो, 50% काम भी नहीं हुआ है। एक प्रोजेक्ट बता दो जहां तुमने काम स्टार्ट किया। मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि बहुत सारे और सबसे बड़ा नेक्सस जो है ये है कि गरीब लोगों के जो मजदूर आगे काम करते हैं, एक्सपर्ट बंदे इनको लगाने थे काम करने के लिए। अब जो पाइपें फिट करनी है आम बंदा नहीं कर सकता, उनको लगाते हैं आगे मजदूर। एक ठेकेदार 10 करोड़ का ठेका लेके आगे सबलेट करता है काम, सबलेट करना जिसको दिया है वो उस लायक होता नहीं है, वो आगे मजदूर लगाता है, मजदूर फिटिंग करते हैं, लास्ट में बिल ये निकालते हैं। और जो ठेकेदार है वो सिर्फ अपना कार्ड इस्तेमाल करने का 2 से 3 करोड़ रुपए 10 करोड़ में से उठा लेता है। ये भी एक बिजनेस बनाया लोगों ने। बिजनेस बनाया। और मजे की बात ये देखोगे आप कि जो मजदूर जो फाइनली काम करते हैं जमीनी सतह पे, उनको पेमेंट नहीं मिलती है। डिपार्टमेंट बोलते हैं जनाब हमने तो ठेकेदार को देना था, हम तो ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार बोलता है जनाब मैंने सबलेट किया था, इसको दे दिया, आगे मजदूरों तक पेमेंट नहीं पहुंची। मेरे पास इतने केसेस पेंडिंग है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए गरीब लोगों के खाए इन्होंने। और जल जीवन मिशन पे जो ड्यूटी बनती है, जो डिपार्टमेंट पे ड्यूटी बनती है, पेमेंट रिलीज करने से पहले फील्ड में जाके चेक करो किन मजदूरों ने काम किया, उनको पेमेंट मिली नहीं मिली, अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से अपॉइंट करना था बंदा, वो तो तुम करते ही नहीं हो। एक इस पे आप हमने सुना है कि आप ऊपर गांव में जा रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन टाइम में लोगों के पास गए थे, वादे भी कुछ किए होंगे, आपने लोगों को विश्वास दिलाया होगा कि इस समय जो है हमारे एमएलए को वोट डालिए। कोलिशन में सरकार थी, एनसी के साथ आप मिले हुए थे उस टाइम, आप कांग्रेस के थे और कांग्रेस एनसी की तरफ से कितने वादे आपको लगता है पूरे हो चुके हैं, और क्या कुछ अभी आप जो है गाँव में जा रहे लोगों से वादे देखे हैं जो किए हैं, उन पर कितना खरा उतरेंगे, क्या कहेंगे? देखो मेरा मिशन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी की तरफ से जो पैसा सैंक्शन हो रहा है गुलाबगढ़ के लिए, वो पैसा जमीनी सतह पे लगे। क्योंकि जब जल जीवन मिशन को आप लेके जो आने वाले 50 सालों का प्रोजेक्ट है, आने वाले सालों 50 साल तो छोड़ो, आज ही अगर हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले 50 साल कैसे चलेगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं जाके चेक करूं, चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें, पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी जो भी ब्लॉक के काम हो रहे हैं या जल जीवन मिशन के हैं, इन सबको मैं मॉनिटर करूं जरा, जो मटेरियल सब स्टैंडर्ड तो नहीं है। अब ग्रिफ का रोड लगा हुआ है, बुद्धल टू बुद्धन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया आता है, वहां पे कहीं को मुआवजे रुके हुए हैं, कहीं को मुआवजे दिए लेकिन कम दिए गए, एसएससी गलत किए गए, और उसमें भी कहीं जगह धड़ल्ले से करप्शन हुई है। अच्छा, मेरा मकसद है अपनी गरीब की मैं एक वकील होने के नाते वकालत करूं कि हाँ भाई ये काम यहाँ गलत हो रहा है, इसको रोकेंगे। हमें उम्मीद है डीसी साहिबा से, लेकिन डीसी साहिबा का भी जो कंडक्ट है, जितना होना चाहिए था पब्लिक डीलिंग, वो दिख नहीं रहा है कहीं पे। बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं जनाब हम जाते हैं 2-2, 3-3 दिन वहां वेट करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। एक डीसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है, डीसी है ही हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट है, अगर हमें नहीं मिलेगा फिर किसको मिलेगा। इतनी कौन सी मीटिंग्स तुम ऑनलाइन करते हो कि तुम्हें पब्लिक भूल ही जाती है। मतलब ग्राउंड पे डीसी साहब, डीसी मैडम जो है वो, मुझे तो अभी तक जीरो उनका परफॉर्मेंस दिखा, लोगों के साथ कोई मुलाकात नहीं, कोई आगे पीछे टूर नहीं। आपको कोई लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक डीलिंग होना जरूरी है? बिल्कुल। जब तक पब्लिक को आप सुनोगे नहीं, आपको क्या पता चले कहां पे लूपहोल, आपको क्या पता चले कहां पे करप्शन हो रही, आपको क्या पता चले कहां पे प्रोजेक्ट रुके हुए। अपने लेवल पे तो तुम्हारी इतनी एजेंसीज है नहीं कि तुम रिपोर्ट्स कलेक्ट करोगे हर जगह से। पब्लिक डीलिंग और वो तो जैसे जल जीवन मिशन वालों को पूछे, वो तो बोलेंगे जनाब हमारा कंप्लीट है, वो जाके चेक करो जरा कंप्लीट है। जरा डीसी साहिबा को मैं पूछता हूँ, जो 90% रिपोर्ट्स दे रहे हो डिस्ट्रिक्ट रियासी में प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आप मेरे साथ चलो, एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दो जो कंप्लीट किया हो तुमने।